कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां सिनेमा में कोई आवाज नहीं है। मतलब जब लोग एक अंधेरे हॉल में बैठते हैं तो पर्दे पर सिर्फ काली और सफेद परछाइयां नाचती हैं। कोई डायलॉग नहीं, कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं, सिर्फ एक गहरा सन्नाटा। लेकिन, और ये बहुत जरूरी बात है, ये सन्नाटा सुकून देने वाला नहीं है। ये तूफान से पहले की उस खामोशी की तरह है जो सीधे रूह को कंपा देती है। हाँ, वो जो एक अजीब सी घुटन होती है ना, वैसी। एग्जैक्टली। और आज की हमारी इस गहन चर्चा में हम इसी खौफ को खंगालने वाले हैं। हम न्यूज मिरर की एक बेहद रहस्यमय रिपोर्ट पर बात कर रहे हैं जिसे आचार्य मनोज वसुदेव ने नरेट किया है। और ये रिपोर्ट एक बहुत ही सीधा लेकिन सुन कर देने वाला सवाल पूछती है, क्या दुनिया की पहली वैम्पायर फिल्म का हीरो असल में एक पिशाच था? और जब हम 1922 की साइलेंट फिल्म नॉस्फेराटू की बात करते हैं तो ये सिर्फ एक पुरानी हॉरर फिल्म का रिव्यू नहीं है। सही बात है। ये सिनेमा के इतिहास के उस दौर का एक निष्पक्ष विश्लेषण है जब फिल्में बनाना अपने आप में किसी जादू टोने से कम नहीं माना जाता था। मतलब बिना आवाज के सिर्फ विजुअल से भावनाएं पैदा करना, और वो भी इतना गहरा खौफ, ये एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया थी। बिल्कुल। और आगे बढ़ने से पहले हम ये साफ कर दें कि न्यूज मिरर की इस रिपोर्ट में जो भी अलौकिक दावे या काले जादू का जिक्र है, हम उनकी पुष्टि या समर्थन नहीं कर रहे हैं। हाँ, हमारा काम किसी अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है। राइट। हमारा काम सिर्फ स्रोत में दी गई इन थियोरीज और सेट पर घटी वास्तविक घटनाओं का एक तार्किक विश्लेषण करना है। तो अगर हम इस खौफ की जड़ तक जाना चाहते हैं तो हमें फिल्म के मुख्य अभिनेता की बात करनी होगी। निर्देशक F.W. मुर्नो ने वैम्पायर काउंट ओरलॉक के किरदार के लिए मैक्स श्रेक को चुना। मैक्स श्रेक। और यहीं से सारी अजीबोगरीब घटनाओं की शुरुआत होती है। हाँ, क्योंकि मैक्स श्रेक का जो चयन था वो ही अपने आप में एक पहेली था। स्रोत में सेट पर काम करने वाले लोगों की डायरियों का जिक्र है और यकीन मानिए वो पढ़कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अरे बाप रे, डायरियों में ऐसा क्या था? उन डायरियों के अनुसार मैक्स श्रेक का बर्ताव इंसानी पैमानों से बिल्कुल अलग था। वो सेट पर कभी किसी से बात नहीं करते थे, किसी के हेलो या गुड मॉर्निंग का जवाब तक नहीं देते थे। मतलब एकदम शांत। एकदम शांत। लेकिन सबसे डरावनी बात उनकी बॉडी लैंग्वेज थी। वो बिना पलक झपकाए घंटों तक एक ही जगह पर बुत बनकर खड़े रहते थे। घंटों तक बिना पलक झपकाए? हाँ, और उनकी आंखें इतनी ठंडी और खौफनाक थीं कि कैमरा के पीछे जो अनुभवी कैमरामैन खड़े होते थे ना, वो भी उन्हें देखकर कांपने लगते थे। यार, ये तो बहुत अजीब है। और डायरियों में और क्या लिखा था? ये बात सिर्फ चुप रहने तक सीमित नहीं थी। पूरे 9 महीने की शूटिंग चली और इस दौरान क्रू के किसी भी सदस्य ने मैक्स श्रेक को कभी कुछ खाते या पीते नहीं देखा। सच में 9 महीने तक किसी ने उन्हें खाते हुए नहीं देखा? बिल्कुल नहीं। और वो सिर्फ रात के अंधेरे में ही सेट पर आते थे और सूरज उगने से पहले ही गायब हो जाते थे। मतलब उस समय सेट पर ये अफवाह पूरी तरह फैल चुकी थी कि मुर्नो किसी नॉर्मल एक्टर को नहीं लाए हैं, बल्कि वो सीधे जंगलों से एक असली पिशाच पकड़ लाए हैं। ठीक है, चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। मैं एक लॉजिकल नजरिए से सोच रहा हूँ, क्या ये संभव नहीं है कि ये महज मेथड एक्टिंग का एक बहुत ही शुरुआती और चरम रूप रहा हो? या फिर अपनी फिल्म को हिट कराने के लिए जानबूझकर फैलाई गई कोई पीआर स्ट्रेटजी? यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि 1922 के दौर में मेथड एक्टिंग जैसा कोई स्थापित कॉन्सेप्ट था ही नहीं। अच्छा। हाँ, आज के समय में अगर कोई एक्टर सेट पर अजीब बर्ताव करता है तो हम तुरंत समझ जाते हैं कि वो अपने किरदार में घुसने की कोशिश कर रहा है। लेकिन 1920 के दशक में सिनेमा खुद अपनी शुरुआती अवस्था में था। राइट, तब तो चीजें बस इजाद हो रही थी। वुड या जर्मन सिनेमा में आज की तरह कोई बहुत बड़ी पीआर मशीनरी काम नहीं करती थी जो इस तरह की अफवाहें प्लांट करे। तो फिर क्रू के मन में इतना गहरा डर कैसे बैठ गया? मतलब अगर वो सिर्फ एक एक्टर था तो लोग उसे सच में शैतान क्यों मान बैठे? इसके पीछे का विज्ञान और मनोविज्ञान समझना बहुत जरूरी है। उस दौर के जो सेट होते थे वो आज जैसे हाई टेक और साफ सुथरे नहीं होते थे। भारी भरकम कैमरे होते थे और बहुत कम रोशनी में शूट करने के लिए आर्सेनिक और मैग्नीशियम वाले आर्क लैंप्स का इस्तेमाल होता था। उफ, आर्सेनिक, वो तो जहरीला होता है। बिल्कुल। सेट का पूरा माहौल एकदम घुटन भरा, बदबूदार और डरावना होता था। और उस समय की जो फिल्म रील होती थी वो बहुत धीमी होती थी। उस पर छवि उकेरने के लिए एक्टर्स को बहुत ही कड़क और अतिरंजित मुद्राएं बनानी पड़ती थीं। तो मतलब वो जो बिना पलक झपकाए खड़े रहना था वो शायद कोई तकनीकी मजबूरी रही होगी। एग्जैक्टली। वो शायद कैमरे के लिए जरूरी था,
लेकिन क्रू मेंबर्स के लिए जो दिन रात उस तनाव और घुटन भरे माहौल में काम कर रहे थे, उनके लिए मनोवैज्ञानिक दबाव इतना ज्यादा हो गया था कि हकीकत और कल्पना के बीच की लकीर ही मिट गई थी। तो आप कह रही हैं कि माहौल ही इतना भारी था कि लोगों का दिमाग अलौकिक कहानियों को सच मानने लगा? हाँ, दिमाग अक्सर खाली जगहों को डर से भर देता है। लेकिन कहानी सिर्फ मनोवैज्ञानिक खौफ तक नहीं रुकती। स्रोत के अनुसार मैक्स श्रेक की मौजूदगी का असर जल्द ही शारीरिक रूप से भी दिखने लगा था। लोग रहस्यमयी तरीके से बीमार पड़ने लगे थे। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। जो भी शख्स श्रेक के ज्यादा करीब जाता, उसे अचानक तेज बुखार आ जाता और उसके शरीर पर अजीब से नीले निशान पड़ने लगते थे। अब कोई इसे कैसे समझाएगा? बुखार और नीले निशान, ये तो सीधे तौर पर किसी पिशाच के काटने की कहानियों से मेल खाते हैं। यहीं पर हमें विज्ञान और अंधविश्वास को अलग करना होगा। अच्छा, पर निशान आए, लेकिन इसके पीछे का कारण कोई शाप नहीं था, बल्कि उस समय का खतरनाक मेकअप और सेट के हालात थे। 1920 के दशक में जो मेकअप इस्तेमाल होता था, वो आज की तरह सुरक्षित नहीं था। तो क्या लगाते थे वो लोग? एक्टर्स को डरावना और पीला दिखाने के लिए अक्सर सीसा यानी लेड, जिंक और दूसरे जहरीले रसायनों का लेप उनके चेहरों पर लगाया जाता था। अरे बाप रे, लेड, वो तो सीधा जहर है। हाँ, तो पूरी संभावना इसी बात की है कि वो नीले निशान और बुखार उन जहरीले रसायनों के संपर्क में आने का नतीजा थे। सेट पर कोई वेंटिलेशन नहीं होता था, उन आर्क लैंप से ओजोन गैस निकलती थी। तो वो लोग बेसिकली जहर के बीच सांस ले रहे थे। एग्जैक्टली। जब क्रू मेंबर्स लंबे समय तक थकावट में बिना सही खाने पीने के ऐसे जहरीले वातावरण में काम करेंगे, तो लेड पॉइजनिंग या कोई संक्रमण होना बहुत आम बात है। और लेड पॉइजनिंग में नीले निशान पड़ जाते हैं। बिल्कुल, तेज बुखार और त्वचा पर नीले या बैंगनी धब्बे पड़ना इसके लक्षण हैं। लेकिन उस दौर के डरे हुए लोगों के लिए, जिन्हें विज्ञान की इतनी गहरी समझ नहीं थी, उन्हें तो यही लगा कि ये उस पिशाच का शाप है जो उनके बीच घूम रहा है। यार, ये एक बेहतरीन पहलू है। मतलब जब इंसान किसी चीज को वैज्ञानिक रूप से नहीं समझ पाता, तो वो उसे तुरंत किसी डरावनी कहानी में फिट कर देता है। एकदम सही कहा। लेकिन अगर ये सिर्फ सेट की बीमारी थी, तो इस शाप का दायरा सेट के बाहर क्यों फैल गया? यहाँ कहानी वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। फिल्म बनने का बाद तो हालात और भी ज्यादा खराब हो गए थे। हाँ, फिल्म की रिलीज के बाद तो पूरा परिदृश्य ही बदल गया। स्रोत बताता है कि नॉस्फेरातु को बनाने वाली कंपनी प्रोमेथियस फिल्म्स फिल्म रिलीज होने के कुछ ही समय बाद पूरी तरह से दिवालिया हो गई। और सबसे बड़ा झटका तब लगा जब ब्रैम स्टोकर, जिन्होंने असली ड्रैकुला किताब लिखी थी, उनके वारिसों ने फिल्म पर कॉपीराइट का केस कर दिया। वो वारिस ब्रैम स्टोकर की विधवा फ्लोरेंस स्टोकर थी। हाँ। और मैं बता दूं, ये कानूनी लड़ाई सिनेमा के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण लड़ाइयों में से एक मानी जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि फ्लोरेंस स्टोकर उस समय बहुत गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रही थीं, जब उन्हें पता चला कि नॉस्फेरातु असल में उनके पति की किताब ड्रैकुला की ही एक गैर आधिकारिक नकल है। हाँ, उन्होंने बस किरदारों के नाम बदल दिए थे, ड्रैकुला को काउंट ऑर्लो कर दिया था। राइट। तो जब फ्लोरेंस को ये पता चला, तो उन्होंने अपनी आजीविका बचाने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इसमें कोई शाप नहीं था, ये बस एक विधवा की अपने हक की लड़ाई थी। लेकिन जज ने जो फैसला सुनाया ना, उसने इस फिल्म को इतिहास में हमेशा के लिए एक रहस्यमय दर्जा दे दिया। जज ने सिर्फ जुर्माना नहीं लगाया, उन्होंने आदेश दिया कि इस फिल्म की हर एक रील, हर एक नेगेटिव को तुरंत प्रभाव से जला दिया जाए। अगर हम इसे एक बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें, तो उस समय कॉपीराइट उल्लंघन के मामलों में यही कानूनी प्रक्रिया होती थी। तब कोई डिजिटल दुनिया तो थी नहीं कि आप फाइल डिलीट कर दें। हाँ, तब तो फिजिकल रील्स होती थी। बिल्कुल। किसी कलाकृति के अनअधिकृत उपयोग को रोकने का एकमात्र तरीका यही था कि उसके भौतिक अस्तित्व को मिटा दिया जाए। तो अदालत का फैसला पूरी तरह से कानूनी और तार्किक था। कानूनी रूप से भले ही ये सही था, लेकिन सोचिए इसके नतीजे ने उस शाप वाली अफवाहों में कैसा घी डालने का काम किया। ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी कंप्यूटर से खतरनाक वायरस को हमेशा के लिए डिलीट करने की कोशिश की जाए, लेकिन कोई जानबूझकर एक हिडन ड्राइव में उसका बैकअप रख ले। बहुत सही उपमा दी आपने। अदालत के आदेश के बाद फिल्म की सारी कॉपियां नष्ट कर दी गई, लेकिन दुनिया के किसी कोने में एक रील, सिर्फ एक रील कहीं बच गई। और वही एक बची हुई रील इस पूरी किंवदंती का केंद्र बन गई। सोचिए, अगर अदालत उस फिल्म को नष्ट करने का आदेश नहीं देती, तो नॉस्फेराटू जर्मन एक्सप्रेशनिज्म के दौर की कई अन्य साइलेंट फिल्मों की तरह इतिहास के पन्नों में कहीं गुम हो गई होती। किसी को याद भी नहीं रहती आज। एग्जैक्टली।
उस आदेश ने ही इस फिल्म को एक निषिद्ध वस्तु, एक फॉरबिडन ऑब्जेक्ट बना दिया। और मानव मनोविज्ञान हमेशा उस चीज की तरफ ज्यादा आकर्षित होता है जिसे छिपाया या नष्ट किया गया हो। उसे एक बची हुई रील ने ही असल में इस मिथक को जन्म दिया कि ये कोई आम फिल्म नहीं थी। बिल्कुल ऐसा लगा जैसे ये कुछ ऐसा है जिसे इंसान खत्म ही नहीं कर सकता। उस रील के बचने से फिल्म तो अमर हो गई, लेकिन इस कहानी का सबसे खौफनाक और विचलित करने वाला हिस्सा तो कई दशकों बाद सामने आया। हाँ, मरनों का अंत। ऐसा लगता है जैसे फिल्म के पर्दे पर जो साया था वो सिर्फ रील तक सीमित नहीं रहा, वो शाप फिल्म के रचयिता के साथ उनके कब्र तक गया। 1931 में मात्र 42 साल की उम्र में एक भयानक कार एक्सीडेंट में निर्देशक मुर्नो की मौत हो गई। मुर्नाओ की मौत बहुत ही दुखद थी। वो हॉलीवुड में बहुत तेजी से सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहे थे। लेकिन अगर बात सिर्फ एक एक्सीडेंट की होती तो शायद लोग इसे समय के साथ भूल जाते। कहानी तो 1931 के उस हादसे के कई दशकों बाद साल 2015 में एक ऐसा मोड़ लेती है जो किसी भी इंसान के होश उड़ा दे। 2015 में जर्मनी के स्टैंड ऑफ कब्रिस्तान में जो हुआ, उसने तो इस 100 साल पुरानी फिल्म के रहस्य को फिर से ताजा कर दिया। क्या हुआ था वहाँ? मुर्नाओ की कब्र को रात के अंधेरे में खोला गया और जब सुबह प्रशासन वहां पहुंचा तो उन्होंने देखा कि मुर्नाओ का सिर उनकी कब्र से गायब था। 1 मिनट, सिर गायब था? हाँ, किसी ने बहुत ही सावधानी से उनकी खोपड़ी को धड़ से अलग करके निकाल लिया था। अरे बाप रे, ये तो किसी हॉरर फिल्म की स्क्रिप्ट से भी ज्यादा डरावना है। और बात सिर्फ खोपड़ी गायब होने की नहीं थी। कब्र के ठीक पास जांचकर्ताओं को मोम की कई बूंदें मिली और ये कोई साधारण मोमबत्ती का मोम नहीं था। उन निशानों से ये साफ इशारा मिल रहा था कि वहां रात के अंधेरे में कोई बहुत ही जटिल तांत्रिक क्रिया या ब्लैक मैजिक अनुष्ठान किया गया था। ब्लैक मैजिक? तो मतलब लोगों ने फिर से वो शैतान वाली थ्योरी शुरू कर दी? बिल्कुल। इस घटना ने तुरंत उस पुरानी थ्योरी को हवा दे दी कि मुर्नो ने 1922 में उस खौफनाक फिल्म को बनाने के लिए शायद सच में शैतान से कोई सौदा किया था। और उनकी खोपड़ी उसी सौदे की कीमत थी? हाँ, जिसे कोई शैतान का उपासक या तांत्रिक वापस लेने आया था, ऐसा लोगों का मानना था। तो इस सब का आखिर क्या मतलब है? मतलब ये दिमाग को सुन कर देने वाली बात है। आप सोचिए, 1922 में रिलीज हुई एक साइलेंट फिल्म और 2015 में एक कब्र से सिर का चोरी होना। मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या ये मुमकिन नहीं है कि शैतान ने कोई सौदा किया ही ना हो, बल्कि पिछले कई दशकों में इस फिल्म की कहानियों, इसके शाप और पिशाच वाले मिथकों को सुन सुन कर किसी इंसान का दिमाग इतना जुनूनी हो गया हो कि उसने इस मिथक को सच साबित करने के लिए खुद ही कब्र खोद डाली हो। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है और मनोविज्ञान या अपराध शास्त्र के नजरिए से देखा जाए तो आपकी बात बिल्कुल सटीक है ना? हाँ, जब कोई कहानी, खासकर कोई ऐसी डरावनी किंवदंती जो रहस्य और खौफ से भरी हो, समाज में इतनी गहराई तक पैठ बना लेती है, तो कुछ जुनूनी लोग उस कहानी का हिस्सा बनने के लिए बेताब हो जाते हैं। मतलब वो खुद उस कहानी को सच बनाना चाहते हैं। एग्जैक्टली। 2015 की वो घटना किसी शैतान का काम नहीं थी, बल्कि ये स्टोरी टेलिंग यानी कहानी कहने की कला की असीम और भयानक ताकत का प्रमाण थी। क्या बात है! मतलब इंसान की बनाई एक कहानी इतनी शक्तिशाली हो गई कि उसने असल जिंदगी की हकीकत को आकार देना शुरू कर दिया। लोग अंधविश्वास में इतने अंधे हो गए कि इतना भयानक अपराध करने को तैयार हो गए। सटीक शब्दों में कहें तो यही हुआ है। एक फिल्म की कहानी इतनी असरदार थी कि 80 साल से ज्यादा के बाद भी एक इंसान कब्रिस्तान में जाता है, कब्र खोदता है और एक निर्वेशक का सिर चुरा लेता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उस वैम्पायर वाले मिथक पर यकीन कर बैठा था। ये वाकई हैरान करने वाला है। ये दिखाता है कि इंसान का दिमाग रहस्य और अंधकार की ओर कितनी आसानी से खिंचा चला जाता है। तो अगर हम आज की इस पूरी गहन चर्चा को समेटें तो ये पूरी कहानी हमें क्या सिखाती है? हम आज के दौर में जब 4K और CGI का जमाना है, बैठकर आसानी से सोच सकते हैं कि अरे ये तो सिर्फ एक पुरानी फिल्म की बकवास है। बिल्कुल, लेकिन ये सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है। ये इस बात का एक बहुत गहरा अध्ययन है कि शुरुआती सिनेमा ने मानव मनोविज्ञान के साथ कैसे खेला। उस दौर के सिनेमा ने केवल लोगों का मनोरंजन नहीं किया, बल्कि उसने हमारी दुनिया को नए डर दिए, आधुनिक मिथकों को जन्म दिया। मॉडर्न माइथोलॉजी। हाँ, मैक्स श्रेक का वो बिना पलक झपकाए खड़ा होना, जो शायद सिर्फ भारी उपकरणों के बीच एक तकनीकी मजबूरी थी, लोगों के लिए एक खौफनाक पिशाच बन गया। सेट की खराब हवा और जहरीले मेकअप से होने वाली बीमारियां एक शाप बन गईं। और एक विधवा द्वारा अपने अधिकारों के लिए लड़ी एक कानूनी लड़ाई
उस एक बची हुई रील के जरिए उस फिल्म को एक अमर और रहस्यमयी कलाकृति में बदल गई। इस सफर ने हमें दिखाया कि कैसे सूचनाओं का अभाव, इंसान का डर और एक अच्छी तरह से गढ़ी गई कहानी मिलकर किसी भी साधारण घटना को एक सदी के सबसे बड़े रहस्य में बदल सकते हैं। सही कहा। इंसान हमेशा से उन चीजों से डरता आया है जिन्हें वो समझ नहीं पाता। नॉस्फेराटू ने उस अज्ञानता को बस एक चेहरा दे दिया था, और वो चेहरा इतना प्रभावी था कि लोग भूल गए कि कैमरे के पीछे एक आम इंसान खड़ा है। और इसी बात से मुझे उस एक बची हुई रील का ख्याल आता है, वो इकलौती रील जो आग से बच गई और जिसने इस पूरी किंवदंती को आज तक जिंदा रखा है। स्रोत के आखिरी हिस्से में एक बहुत ही अजीब सी बात कही गई है। क्या बात? आज भी जब लोग उस बची हुई रील को देखते हैं तो मैक्स रेक का वो साया, वो लंबी उंगलियां और बिना पलक झपकने वाली आंखें बहुत ही असली लगती हैं। हम सब हमेशा यही मानते हैं कि जब हम कोई भी फिल्म देखते हैं, चाहे वो फोन की स्क्रीन पर हो या किसी बड़े सिनेमा घर में, तो हम बस अतीत के एक कैद किए गए पल को देख रहे हैं, एक रुकी हुई परछाई जो सिर्फ प्रकाश और रसायनों का खेल है। लेकिन नॉस्फेरातु की ये कहानी सुनने के बाद एक विचार मन में आता है। अगली बार जब कोई भी इंसान रात के अंधेरे में अकेले कोई पुरानी हॉरर फिल्म देखे तो उसे खुद से ये सवाल जरूर पूछना चाहिए, जो परछाई उस पर्दे पर नाच रही है, क्या वो वाकई सिर्फ रोशनी का खेल है, या फिर 1922 की उस रील में कैद की गई वो अनजान ऊर्जा दरअसल आज भी स्क्रीन के उस पार से देखने वाले को ही घूर रही है। यदि आपको ये पोस्ट पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक तथा इंस्टाग्राम को फॉलो जरूर कर लें।